आखिर कहां गए सम्राट अशोक के वंशज? क्या सम्राट अशोक के बाद मौर्य समाज खत्म हो गया था या फिर आज भी सम्राट अशोक के वंशज जिंदा हैं? सम्राट अशोक, जिन्हें हम भारत के सबसे महान शासकों में से एक मानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और मौर्य वंश के चमकते सितारे रहे थे, वही अशोक जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या उनका विशाल साम्राज्य सुरक्षित रहा या फिर वो भी ध्वस्त हो गया? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा करीब 232 ईसा पूर्व, जब पाटलिपुत्र के राजमहल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। भारत के महान सम्राट अशोक अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। दरअसल मौर्य साम्राज्य को 3 पीढ़ियों ने मिलकर खड़ा किया था। इसकी शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त से, जिन्होंने 332 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी। अपने चरम पर यह साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर कर रहा था। इस साम्राज्य ने उत्तर में कश्मीर से नेपाल तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व के बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक अपना विस्तार किया था। इसके बाद आए बिंदुसार, जिन्होंने इस साम्राज्य को मजबूत बनाया, और फिर आए अशोक, जिन्होंने नैतिकता का झंडा गाड़ा। लेकिन अशोक की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी मौत के साथ ही मौर्य साम्राज्य की ढलान शुरू हो गई और उनके वंशजों की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। अब इन सब का कारण जानने के लिए हमें अशोक के पहले आखिरी सालों को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से दरारें दिखनी शुरू हुई थी। दरअसल कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना पूरा शासन बदल दिया। युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार और तबाही से उनका मन खिन्न हो गया था और तभी से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म यानी नैतिक जीवन को शासन का आधार बनाया। अशोक के ये बदलाव ऐतिहासिक थे, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को नैतिकता के सहारे नहीं चलाया जा सकता था। असल में मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि इसे चलाने के लिए सख्त राजनीतिक और सैनिक ताकत की जरूरत थी, न कि सिर्फ दया और कल्याण की। सम्राट अशोक ने सिर्फ प्रजा का कल्याण, जानवरों की रक्षा, सड़कें बनवाना, अस्पताल खोलना, इन सभी पर ज्यादा ध्यान दिया और राजनीतिक और सैन्य शक्ति पर ना के बराबर फोकस किया। वहीं उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसे चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था। बड़ी सेना, नौकरशाही, सिंचाई प्रोजेक्ट्स, निर्माण कार्य, ये सभी व्यवस्थाएं खजाने पर बोझ डाल रही थी। लेकिन अशोक की ढील की वजह से इनकम सोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाए और ये असंतुलन साम्राज्य को कमजोर कर रहा था। इससे अशोक को राजधानी से दूर के इलाके जैसे अफगानिस्तान और कर्नाटक को संभालना मुश्किल हो रहा था। अशोक का यही प्रशासन नरम पड़ गया और सबसे बड़ी समस्या थी उत्तराधिकारी की समस्या। मौर्य वंश में कोई स्पष्ट नियम नहीं था कि अगला राजा कौन बनेगा। यह फैसला परिवार की आंतरिक राजनीति पर निर्भर करता था। अशोक के कई बेटे और पोते थे, लेकिन कोई इतना मजबूत नहीं था कि साम्राज्य संभाल सके। और उनकी मृत्यु के बाद यह सवाल और गहरा हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे दशरथ मौर्य, जिन्हें अशोक का पोता माना जाता है, उनके अभिलेख आज भी सबूत के तौर पर मिलते हैं। लेकिन उनका शासन साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। एक तरफ विशाल क्षेत्र था, दूसरी तरफ बढ़ता खर्च और विद्रोह। अशोक की धार्मिक नीतियां असर दिखा रही थी, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में बगावतें हो रही थी। दशरथ मौर्य ने इसे संभालने की कोशिश तो की, लेकिन वो अशोक जैसी क्षमता नहीं रखते थे। और उसी बीच उनके शासन को सबसे बड़ा झटका उत्तर पश्चिम से लगा और एक ही झटके में गांधार, तक्षशिला जैसे बड़े इलाके हाथ से निकल गए। दरअसल यहाँ पर इंडो ग्रीक ताकतें उभर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और कलिंग भी आजाद होने लगे थे। पाटलिपुत्र को इन सब की खबरें मिल रही थी, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। इसके बाद राजा बने संप्रति मौर्य, जिन्हें अशोक के बाद सबसे योग्य शासक कहा जाता है। वो जैन धर्म से प्रभावित थे, शांत और दयालु, लेकिन प्रशासन में कुशल। उन्होंने प्रांतों को नियंत्रित करने की कोशिश की, हजारों धार्मिक स्थल बनवाए और शासन को साधने की कोशिश की।
इतिहासकार कहते हैं कि वो साम्राज्य की संरचना समझते थे, लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी थी कि वो कोशिशों के बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पा सके। एक तरफ उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक हमले जारी थे, वहीं दक्षिण में नियंत्रण ढीला पड़ रहा था, जिसकी वजह से व्यापारिक रास्तों पर असुरक्षा बढ़ गई, राजकोष पर दबाव पड़ा और शासन अव्यवस्थित हो गया। और इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए और अब अगले उत्तराधिकारी का संकट गहराया। उत्तराधिकारी के लिए परिवार में झगड़े बढ़े और उन्हीं झगड़ों के बदौलत एक से बढ़कर एक कमजोर शासक आए। यूं तो मौर्य साम्राज्य बहुत ताकतवर था, लेकिन कमजोर राजाओं की बदौलत ये और भी कमजोर पड़ने लगा। कई प्रांत केंद्र से दूर होने लगे। गांधार ने अपनी राह पकड़ी, इंडो ग्रीक मजबूत हुए, कलिंग और दक्षिण आजाद हो गए और अब हालात ऐसे हो गए कि टैक्स भी कम आने लगे थे और इससे आर्थिक संकट मंडराने लगा। कृषि और व्यापार भी लगभग ठप पड़ गया था। खजाना खाली हो रहा था, व्यापारिक रास्ते असुरक्षित हो गए, टैक्स कलेक्शन गिर गया। अब इन सबको संभालने आखिर में आए बृहदर्थ मौर्य, जिन्होंने सिंहासन को संभाला। लेकिन जब तक वो सिंहासन को संभालते, सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उनका शासन इतना प्रभावी नहीं था कि अभिलेखों में ज्यादा जिक्र किया जा सके। हालांकि उस समय भी गंगा का मध्य क्षेत्र किसी तरह उनके कंट्रोल में था, लेकिन बाकी प्रांत आजाद हो चुके थे। अब मौर्य साम्राज्य के लिए उसकी सेना ही आखिरी सहारा थी, लेकिन वो भी वफादार नहीं रही। सैलरी कम थी, खाने की दिक्कतें, गवर्नरों की मनमानी ने भी सेना को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। और इसी कमजोरी के चलते उभरा पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य सेना का सेनापति था। एक दिन जब बृहदर्थ सेना की परेड देख रहे थे, तब पुष्यमित्र ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। ये सिर्फ बृहदर्थ की हत्या नहीं थी, बल्कि मौर्य साम्राज्य का अंत था। हैरानी की बात यह भी थी कि राजा की हत्या पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय तक मौर्य साम्राज्य की ताकत खत्म हो चुकी थी। और इस तरह पुष्यमित्र ने शुंग वंश स्थापित किया और मौर्य साम्राज्य महज एक इतिहास बन गया। सम्राट अशोक की मौत के बाद करीब 50 सालों के अंदर ही उनके वंशज संप्रति मौर्य, दशरथ मौर्य और बृहदर्थ मौर्य सब के सब इतिहास बनकर रह गए और महान सम्राट अशोक का वंश खत्म हो गया। अब भले ही मौर्य साम्राज्य और अशोका के वंशज खत्म हो गए, लेकिन अशोक की विरासत आज भी शिलालेखों में जीवित है, जो सिखाती है कि शासन ताकत के साथ संवेदना से चलता है, लेकिन स्थिरता के बिना कुछ नहीं टिकता। तो यही थी अशोका के वंशज और मौर्य साम्राज्य के पतन की कहानी। अगर आपको एक खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।